प्रक्रिया है वो भी प्रक्रियाधीन है। मैं आप सभी साथियों का बताना चाहूँगा कि यह संगठन 2 विशेष कारणों से बनाया गया है। एक कारण तो जो हमारे खुद के प्रोफेशन में डिजिटल मीडिया को लेके क्या हम अपना खुद का उन्नयन कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो हमारे खुद के विकास को लेके तो है ही, लेकिन व्यवसाय बाजार का या दुनिया का एक रिवाज है कि जब तक आप दोगे नहीं कुछ मिलेगा भी नहीं। तो हमारे ये सभी साथियों ने मिलकर तय किया कि हम बीकानेर को क्या दे सकते हैं ताकि जो हम वापस हमें जो मिले ईश्वर की दया से जो प्रसाद रूपी उससे जीवस्था में कहीं ना कहीं जाते हैं और उनको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ बीकानेर में कर सुविधा दे रखी है। तो ये हम एक कड़ी के रूप में, जैसा कि मीडिया का मूल धर्म होता है कि वो कड़ी के रूप में काम होता है, वो कड़ी हम नए जमाने की जो डिजिटल मीडिया है उस परिवेश में हम आपके साथ जुड़े रहे और बीकानेर के विकास का जो शब्द है, ये बीकानेर का विकास, उसको ध्येय वाक्य बनाए। तो विकास कैसे हो सकता है, ये कुछ हम हमारी तरफ से प्रयास करें, लेकिन हमारे प्रयासों को तभी संभव होगा कि जब आप जैसे अनुभवी लोग गाइड करें। सबसे पहले परिचय तो ये आपको दे दें, वैसे मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, भोपाल में स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग फोटो स्टूडेंट हैं। सबसे पहले आनंद जी का, विनय जी का, आपके टीम का पूरे बधाई कि आपने इस तरह का आयोजन किया। पत्रकारिता से मेरा जुड़ाव इसी सूख में लगाव भी हो गया, क्योंकि मैंने खुद लगभग 20 साल पहले पत्रकारिता का BJMC का कोर्स किया था, कोटा यूनिवर्सिटी का, फिर MJMC का कोर्स भी किया। और उसके बाद में मैंने क्या है कि वहाँ पे जो काउंसलिंग क्लासें लगती थी उनको बढ़ाना भी शुरू किया। बीकानेर के बहुत सारे बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं, या नाम की कोई जो है नहीं उसकी। मूल बात यह है कि अब चूंकि आप बजट पे है, बीकानेर की बात बजट के साथ साथ अभी जैसा आनंद जी जिक्र किया कि जुड़े, क्योंकि उसमें बजट में बीकानेर के लिए कोई विशेष बात है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब लोग को बोलना अनावश्यक रिपीटेशन ना, और मेरे ख्याल से सभी लोग एक बिंदु की बात करेंगे तो अनावश्यक बिंदु की बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सारा चुनाव है, हमारा सारा जो राजनीति है, वो युवाओं के रोजगार से शुरू हुई। युवाओं के रोजगार के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े, उठाए। उसमें जो एक कदम जो था वो इंटर्नशिप का था। एकदम नया कंसेप्ट नहीं सकता कि भाई हम 5 सालों में 1 करोड़ युवा लोगों को इंटर्नशिप देंगे, लेकिन इंटर्नशिप उस जो योजना है, उस योजना के साथ में बहुत सारी जो है सीमाएं लगाई। वो सीमाएं जो है वो मेरे हिसाब से पता नहीं किस तरह से सोचा है और आगे उसमें क्या आगे होता है। मेरे इसमें जो 6 शंकाएं थी इसमें, पहली शंका इसमें ये थी कि उन्होंने जो पात्रता के मापदंड तय किए उसमें लिखा कि जो पेशेवर व्यक्ति है, पेशेवर कोर्स किए हुए हैं, CA, CS, MBA, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, वो लोग इंटर्नशिप के पात्र नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जिनके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है वो पात्र नहीं होंगे। नंबर 3 जो आयकर देते हैं वो पात्र नहीं होंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एक कोई युवा बेरोजगार है, वो एक काम करना चाहता है और इंटर्नशिप भी लेना चाहता है। अगर ये शर्तें लग रही है, अगर उसके घर में कोई आयकर दे रहा है या उसके घर सरकारी करते हैं, उसका क्या कसूर है? उसको इसका दंड क्यों मिले? आयकर दाता को समान होना चाहिए, लेकिन वो है इसमें, वो आगे जो भी आएगा इसमें डिटेल। दूसरी जो उसमें बात है वो ये है कि 500 जो कंपनियां हैं उनको इसके लिए मतलब अंकित किया गया है, वो स्वेच्छा से इसमें करें, और साथ में 5,000 रुपये प्रतिमाह उसको भत्ता देने की बात भी की गई है। अंत में 6,000 रुपये एक्सपोर्ट राशि देने की भी बात की गई है। अब अगर आपने इसको देखें थोड़ा माइन्यूटली, तो जो बच्चा किसी और कोर्स को किया हुआ नहीं है, मतलब सिंपल अपने देशी भाषा में कहें तो BA, BCom, BSc है, सबसे पहली बात तो ये है कि उसके सामने ये संकट है कि वो कौन सी इंटर्नशिप करेगा। मान लो उसने सोच लिया कि भाई मेरे को तो जो है वो आपके मेडिकल साइड की कोई इंटर्नशिप कर दी है, मान लो उसने सोच लिया BSc का लड़का है, अब वो मेडिकल साइड की इंटर्नशिप करने के लिए कोई कंपनी ढूंढ रहा है, उसको कोई कंपनी मिल जाए इसकी गारंटी है क्या, और वो कंपनी कराने को तैयार हो जाए इसकी गारंटी है क्या? तो ऐसे प्रैक्टिकली बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है इसमें।
देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें उसका क्या रिजल्ट रहता है। और दूसरी मेन बात ये है, जब इंजीनियरिंग किए हुए, MBA किए हुए और दूसरे पेशेवर कोर्स किए हुए सारे लोगों की बड़ी बेरोजगारी की संख्या है, तो वो 1 साल का इंटर्नशिप किया हुआ सिंपल ग्रेजुएट वो क्या रोजगार प्राप्त करेगा, किस तरह का रोजगार प्राप्त करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। खैर फिर भी अभी जानते हैं कि राजस्थान पत्रिका में 20 साल पहले मैं लगातार उद्यम परिशिष्ट में और स्वास्थ्य परिषद में, शिक्षा और संस्कृति का एक परिषद आता था, उसमें सब में जो है आर्टिकल प्रकाशित होते थे। और ये जो बजट के बारे में पिछले 40 सालों से हम ये बजट की परिचर्चाओं भाग ले रहे हैं। और इस साल का ये जो बजट है उसमें जैसा जोशी साहब ने कहा है कि हम युवाओं पर अगर ध्यान दें, आज का जो समय है पूरे देश की जो आबादी है उसका जो है 65% भाग युवाओं का है। और युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात जो आपने कहा 10-15 दिन पहले आपने उद्योगपतियों के साथ जो चर्चा की थी, मेरे ख्याल से उसी को पूरक मानते हुए उन्होंने जो ये नई स्कीम शुरू की है कि उद्योगों से पूछ के एकेडमिक कोर्स में क्या परिवर्तन किया जाए। और इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, पिछले कई वर्षों से यह बात आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जो इंडस्ट्री चाहता है द कॉलेजेज आर नॉट अपार्टिंग दैट ट्रेनिंग। तो अब इस बजट में ये बात उन्होंने कही है कि जो उद्योगों में आवश्यकता है, जिस टेक की, जिस टेक्नोलॉजी की, जिस क्वालिटी की, उस क्वालिटी के युवा तैयार किए जाएं। और उसके लिए मैं समझता हूँ राजस्थान नहीं, बीकानेर ही हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की कॉलेज है, हमारे यहाँ MBA की कॉलेज है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं। तो वहाँ यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए और हमारे यहाँ जो उद्योग हैं, चाहे वह हमारा पुराना परंपरागत ऊन उद्योग है, चाहे हमारा सिरेमिक्स उद्योग है जो अभी कुछ वर्षों से मैं समझता हूँ वह थोड़ा बैकवर्ड जा रहा है, तो उन उद्योगों से संबंधित और अभी जो नए उद्योग और अब सोलर एनर्जी जो है बहुत अच्छा अपने लिए यहाँ अच्छा चांस दे सकता है हमारे युवाओं को रोजगार देने का। उसके अलावा जो अभी एक हमारी मिट्टी से जो कार्बोनाइट ये निकल रहा है, कैल्शियम कार्बोनाइट, बहुत ही गोल्डन चांस है जो उनको रोजगार का साधन देगा। धन्यवाद। पूर्व सभापति, यूआईडी चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य और उपाध्यक्ष, कुछ लोग परिचित हैं मेरे से। आनंद जी का जो पोर्टल का उद्घाटन मानसी हुआ था मध्य प्रदेश का, उसमें 2006 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले आप पत्रकारों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए, दलगत राजनीति से उठकर शहर का विकास कैसे किया जाए इस पर बात होनी चाहिए। पार्टी अलग है, विकास अलग है। जहाँ हम भारत के विकसित देश की बात करना चाहते हैं, भारत को हम विकसित देश बनाना चाहते हैं, विकसित देश बनना चाहिए और बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बजट में गाँव से संबंधित बात की, बिजनेस से संबंधित बात की, मेन जो मुद्दा अभी था वो महंगाई का है। जनता ट्राई कर रही है, गैस के सिलेंडर बहुत भारी हो गए हैं, दाल चावल आटा चीनी इस पर कोई नहीं बोलता है। आम मूलभूत सुविधाएं जो है बिजली और लाइट, इस पर कोई नहीं बोलता है। इससे आम आदमी जूझ रहा है। मैं केंद्र सरकार से और जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारी सरकार से विकसित भारत बने, लेकिन कम से कम जो मूलभूत सुविधा है इनमें इस पर अंकुश लगा, किसी भी तरह हो। इसके अलावा दो चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ आप टैक्स ले रहे हैं जनता से, कोई बात नहीं, 1% से 2%, ज़्यादा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री होनी चाहिए। ये दो सुविधाएं, शिक्षा और चिकित्सा अगर फ्री हो जाती है तो आम आदमी को इसका लाभ मिलता है। अभी धन्यवाद करता हूँ मैं कि कुछ बीमारियाँ जो हैं बड़ी, जैसे कैंसर जैसी बीमारी पे जो दवाइयाँ महंगी है उस पर छूट दी है, लेकिन इससे पार पड़ने वाली नहीं है। मैं तो कहता हूँ शिक्षा और चिकित्सा पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री दी जानी चाहिए और महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। और आम आदमी जो जूझ रहा है वो महंगाई के वजह से। जहाँ विकास की बात आती है, बीकानेर शहर के राजस्थान को अभी जो दिया है वो अखबारों में आ चुका है।
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया सब देख चुके हैं कि राजस्थान को क्या मिला है। बीकानेर तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ पे 4-4 बार MP रह चुके हैं। उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक समस्या जो जिससे 6 लाख लोग पर डे परेशान हो रहे हैं वो है रेलवे बाईपास या रेलवे की समस्या को। मैं जब UIT का चेयरमैन था, मैं इसका अंडरब्रिज बनाना चाहता था। मेरा पास हो चुका था, MOU होना बाकी था। सिर्फ जिला कलेक्टर और बीकानेर के जो राजनेता हैं उन्होंने मुझे सहयोग नहीं किया, उस वजह से वो अंडरब्रिज नहीं बना। उसी अंडरब्रिज पे आज 12 साल बाद वापस यही नेता तैयार हो रहे हैं। अगर उस वक्त वो बनता तो 7 करोड़ का था और आज वो ब्रिज बनता है तो 35 करोड़ का है। ये बीकानेर की जनता के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि बीकानेर की जनता, जैसे मेरे खुद के चाचा जी की डेथ मेरे हाथ में हुई है। मेरे चाचा जी का हार्ट अटैक हुआ, मुझे PBM ले जाना था। रात का वक्त था, 11 बजे, बिल्कुल फाटक बंद थी। उस वक्त ये ओवरब्रिज भी नहीं बने हुए थे और मेरे चाचा जी का दम मेरे खुद के हाथ में निकला। वो इस वजह से निकला, शायद उसमें अंडरब्रिज होता या पुल होता तो मेरे चाचा जी की जान बच सकती थी। मेरे एक चाचा की नहीं, मेरे बीकानेर के कई हजारों माएँ बहनें जिन्होंने मैंने खुद ने देखा है। और गेट के ऊपर एक बच्ची का डिलीवरी केस हुआ है और आज कोर्ट हमारा उधर है। रेलवे का स्टेशन हमारा लाइन के पार है। जितने गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो सब पार हैं, लेकिन हमें सब लोगों को 5 लाख लोगों को गुजरना पड़ता है। और ये नेता जो हमारे हैं, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे मतलब नहीं है अंडरपास बने, अंडरब्रिज बने, बाईपास बने। इस समस्या का हल होना चाहिए। ये बीकानेर की जनता की मांग है, मेरी मांग नहीं है। भाइयों, जितने हमारे भाई बैठे हुए हैं और जो यहाँ नहीं हैं, उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे पहले बीकानेर की रेल बाईपास की समस्या का हल होना चाहिए। ये मेरा मुद्दा है। कहता हूँ कि बीकानेर बहुत कंजेस्टेड हो गया है। मैं चाहता था उस वक्त UIT में जब था कि बीकानेर के अंदर एक न्यू बीकाना सिटी बसे, जिसमें डॉक्टर्स कॉलोनी हो, जिसमें प्रोफेसर्स कॉलोनी हो, जिसमें एडवोकेट्स कॉलोनी हो, जिसमें व्यापारिक कॉलोनी हो, जिसमें पॉलिटिशियन कॉलोनी हो, अलग अलग वेंडर्स कॉलोनी हो, मजदूर कॉलोनी हो। इस तरह से अलग अलग पार्ट बांट करके वहाँ पे न्यू बीकानेर सिटी बसे, जिसमें 120 से लेकर 60 फीट तक रोड होनी चाहिए और वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड होना चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे गेम्स हो सके और बीकानेर के लोगों को रोजगार मिल सके। और जितने हमारे बीकानेर में लोग इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी खेले हैं, उनको वहाँ पे बाकायदा रियायती दर पे भुगतान किया जाए। 5 स्टार 3 स्टार होटल बना करके उसकी इनकम से और उसको आगे डेवलप किया जाए। मैं डॉक्टर शिशिर शर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य राजकीय माननीय सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर और भूविज्ञान का छात्र रहा हूँ और 37 साल की अपनी नौकरी मैंने लोअर कॉलेज में व्याख्याता के रूप में। जहाँ तक बजट बोलने की बात है तो मैं ऐसा कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन एक सामान्य सी बात मेरे दिमाग में आती है, वो यह आती है कि हम अगली पीढ़ी से चाहते क्या। हमारी पिछली पीढ़ी बचत पे बहुत ध्यान देती थी, बचत करती थी और सरकार भी बहुत हमें प्रोत्साहित करती थी कि 80C की छूट मिलेगी, ये बचत करो, वो बचत करो। अब सरकार हमसे कहती है कि आप बचत मत करो। सरकार हमको कोई लाभ देना नहीं चाहती 80C। सरकार कहती है खर्च करो, और खर्च करो या निवेश करो, और निवेश करो उस पर वापस टैक्स दो। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम बजट में किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर हम 4 बात की नीति अपनाते हैं कि खाओ पियो ऐश करो तो अलग बात है, बाकी मेरे बिल्कुल ही परे है बात कि हम बचत को क्यों प्रोत्साहित नहीं करते। क्योंकि जब भी कोई संकट आया भारत पे, हमारा सिर्फ इसीलिए उभरा है कि स्मॉल सेविंग्स थी और आज स्मॉल सेविंग्स बिल्कुल नहीं। जहाँ तक इस बजट की बात है, और मैं चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो मेरी पीड़ा है वो यही है कि हम ये तो चाह रहे हैं कि हमारा युवा बिल्कुल नौकरी के लिए तैयार हो, वो स्किल डेवलपमेंट भी करे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक बच्चा जो कंप्यूटर में जाना चाह रहा है वो कौन सी स्किल डेवलप करेगा। कंप्यूटर ही नहीं करेगा,
किसी कंपनी में जाना चाह रहा है तो वो उस कंपनी संबंधित स्किल ही डेवलप करेगा। तो उसके लिए सरकार क्यों स्किल डेवलपमेंट कराना चाह रही है? सरकार युवा को तैयार करे और तैयार करने के लिए उसको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, वर्बल स्किल, जिसके लिए कहीं कोई ध्यान नहीं देता। मेघालय को हम बदनाम करते हैं कि उन्हें गलत पैदा किया। हम अपनी शिक्षा नीति से क्या मजदूर पैदा करना चाह रहे हैं? शिक्षा बिल्कुल अलग चीज़ है, नौकरी बिल्कुल अलग चीज़ है। नौकरी शिक्षा के आधार पर करता है, लेकिन शिक्षित होना और प्रशिक्षित होना दोनों बहुत अंतर है। ये अंतर कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा। एक तरफ हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी और एसेट की, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा युवा जो है हमारे में लायबिलिटी है, उसको हायर एजुकेशन को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें और हायर एजुकेशन का बजट हमारा कम होता जा रहा है। हमारे सारे इंस्टीट्यूट जो है खाली पड़े हैं, कहीं कोई पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं, और हम कहते हैं कि हम युवाओं को प्रशिक्षित करें। तो ये विरोधाभास है। यदि हम शिक्षा की तरफ बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके बजट का आवंटन भी ज़्यादा होना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा विचार है और ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। एक बात और लास्ट करूँगा बीकानेर के लिए। बीकानेर में सबसे अच्छा है, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ। मैं जिस विषय का व्याख्या कर रहा हूँ, मेरे कम से कम 300 विद्यार्थी जो नौकरी करने बाहर हैं और उन 300 के एम्प्लॉयर यही कहते हैं कि आप सबसे अच्छा रिसोर्स आपका बीकानेर में, लेकिन वो रिसोर्स यहाँ काम नहीं आता। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके स्वामी विश्वानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय मेरा जो एक्सपर्टाइजेशन है वो फूड्स एंड न्यूट्रिशन है और दूसरा मैं महिला को रिप्रेजेंट मेरा सजेशन रहेगा न्यूट्रिशन के आधार पर रहेगा और महिलाओं के लिए क्या एक सुझाव है, क्योंकि अभी बजट में इंडस्ट्रियल पार्क्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है और इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। बीकानेर में भी ग्रोथ सेंटर बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका जो वेस्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि हम तो सफरर हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का किलोमीटर्स की जो ज़मीन है वो बैरन हो गई है पूरी की पूरी, क्योंकि वहाँ पर STP बनाया नहीं गया है। तो जो भी ग्रोथ सेंटर डेवलप कर रहे हैं, वो चाहे रीको करता है या कोई और करते हैं, तो उनसे निवेदन ये है कि हम वहाँ पर उस इंडस्ट्री जो डेवलप कर रहे हैं उसके साथ साथ वहाँ पर STP भी लगाएं, जिससे कि हम जब हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 की जब बात हो रही है, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा रहेगा। तो हेल्थ को और एग्रीकल्चर को बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, हेल्थ पर जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें कुछ ऐसी स्कीम्स पर काम करना पड़ेगा जिसमें कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम हो और हम ऑर्गेनिक टेस्टिंग जो लैब्स होती है, ऑर्गेनिक फूड टेस्टिंग लैब है, उसकी भी बात करें, जिससे कि हम एक क्वालिटी जो फूड प्रोडक्ट है वो मार्केट में लेकर के आएँ। बीकानेर का जो जोन है, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को यहीं पे नौकरी मिलनी चाहिए। हम वोकल टू लोकल की जो बात कर रहे हैं, यहाँ की जो धरोहर है, जो विरासत है, उस विरासत को हम एक पार्क में ला कर के अगर वहाँ रखते हैं और यहाँ की विरासत को वहाँ पर अगर हम सुसज्जित करते हैं या हम उसका प्रदर्शन करते हैं, वहाँ से जो भी इनकम होगी वो वहाँ के जो युवा उसमें जो लगे हुए हैं उनको काम आएगी। तो हम एक उस पर भी विचार कर सकते हैं। हम जो ये बजट है, इसमें महिलाओं को एक अवसर दिया गया है, जिसमें कि वो लघु उद्योग में भी उनका पार्टिसिपेशन जो वो सुनिश्चित किया गया है। स्किल डेवलपमेंट, हम जो एजुकेटेड हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट अलग है, लेकिन जो हम ये कह रहे हैं कि जो लेबर क्लास है या जिनके पास एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, हम उनकी आजीविका कैसे चले, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है।
और यहाँ का जो जितना भी काम है, हस्तकला जो है, उसको अगर हम उसको एज अ स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं तो यहाँ की ही जो विरासत है, यहाँ की जो कला है वो भी बचेगी, यहाँ के युवाओं को भी काम मिलेगा। और महिला अगर सक्षम होती है तो वो समाज को भी सक्षम करती है। तो हमें इस पे बात करनी है। इसके साथ ही कृषि जो विकास की बात कर रहे हैं उसके अंदर एक क्लॉज है जिसमें कहा गया है कि आंगनवाड़ी को हमें सक्षम बनाना है और पोषण 2.0 पर बात करनी है। हम आंगनवाड़ी सक्षम बनाने के लिए या पोषण 2.0 करने के लिए हमें मिड लेवल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिन लोगों को उसमें एम्प्लॉय किया जा रहा है वो उतने ट्रेंड नहीं है। क्योंकि पहले क्या था, उनमें न्यूट्रिशनिस्ट या होम साइंटिस्ट को रखा जाता था जो कि उसके ट्रेंड होते थे। अभी जो भी रीज़न रहा होगा उसको ओपन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स कर दिया गया है, जो कि पूरी नॉलेज नहीं है। तो जो स्कीम्स आती हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, नॉलेज ना होने के कारण उनको फेल्योर हो जाती है। तो हमें विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए हमें महिलाओं के साथ साथ पोषण और हेल्थ पर पूरा ध्यान देना होगा। हमेशा आप लोगों को हमने कभी कभी आमंत्रित करते हैं और मंच में देखा है, लेकिन आज बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया और हम आपके बीच में हैं। एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पोर्टल का बहुत बहुत ये जो प्रयास, मेरे से पूर्व वक्ता है, सब बहुत गहरी लोग हैं, उन्होंने सबने अपनी अपनी बात रखी। मैं क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री से हूँ, राजेश पूरा मेरा नाम है, 3-4 बातें मुझे इस संबंध में कहनी है कि जीएसटी का जो सामान्यीकरण है, जीएसटी अपने आप में एक बहुत क्लमजी हो गया। उस कारण से क्या है, व्यापार में बड़ी दिक्कत आती है, कहीं पे 5%, कहीं पे 18%, कहीं पे 14%। जीएसटी का सामान्यीकरण बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, और खासतौर से हमारे माइनिंग बिजनेस में। यहाँ जो क्ले है, कोलाइट में जो क्ले है, उसके लिए बहुत लंबे टाइम से गैस पाइपलाइन की बात चलती आ रही है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई प्रयास हुआ नहीं। तो गैस उपलब्ध है, लेकिन वो यहाँ बीकानेर में या कोलाइट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, जबकि बहुत आसानी से हो सकती है। तीसरा, हमारा जो मटेरियल है वो जो कोलाइट की जो क्ले है, बहुत बड़ा भंडार, डबल भंडार है, बहुत 40-45 लाख टन क्ले कोलाइट से डिस्पैच होती है। लेकिन रेलवे का जो भाड़ा है वो प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्योंकि अब जो इंडस्ट्री के यूजर्स हैं वो भी कम भाड़े में मटेरियल मांगते हैं, तो रेलवे को आगे बढ़ के और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपनी जो रेट है उसको तय करने की जरूरत है। बात यह कि हमेशा बजट में सब लोगों के लिए बातचीत होती है, लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो व्यापारिक वर्ग है, उसके लिए, उसके सामाजिक सुरक्षा के लिए, उसके लिए किसी तरह की कोई बात नहीं होती। रियल सेंस में अल्पसंख्यक को व्यापारिक वर्ग है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड मात्रा में 1.5 करोड़ 2 करोड़ मतदाता इंसान करदाता जो है वो ये लघु उद्योग भारती बीकानेर का है। मैं सर्वप्रथम एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पोर्टल, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ, हम बजट पर चर्चा नहीं करके सुझावों पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बजट जो हमारा देश का बजट कल जो पारित हुआ है उसमें संतुलित और समतुल्य बजट। हम इंडस्ट्री से बिलोंग रखते हैं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इंडस्ट्री पे बहुत कुछ सरकार ने किया है और कर रही है, क्योंकि जो एक उद्योग है वो विकास के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तो गवर्नमेंट ने उस पर बहुत ध्यान दिया है। तो मैं बहुत भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, लघु उद्योग भारती की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। और साथ ही मैं सरकार से एक छोटा सा सुझाव मैं भी देना चाहूँगा, सबने दिया है तो खेल और खेल के संरक्षण के लिए सरकार
का ध्यान बहुत ही कम है, जो कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि खेल में हमारा देश आगे बढ़ सके। जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि खिलाड़ियों के लिए कुछ ही गेम्स में अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, बाकी सभी गेम्स में हमें बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करूंगा। जो आपकी में आप जुड़ेंगे। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने सुझाव पे चर्चा के लिए आप अलग एक मीटिंग, मैं तो ये कहूँगा SMAC पे आपके सरकार ने पहले से डबल बजट किया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने युवाओं के लिए बेरोजगार के लिए जो चर्चा की, अगर उसका प्रशिक्षण दिया जाए तो जो SMAC है इससे बेरोजगारी भी मिटती है और अच्छे उद्योग बनते हैं, जो कि एक कर्णधार सिटी का नाम से, जैसे अपने बीकानेर में मेरे से पूर्व कई लोगों ने बताया माइंस का काम है, ऊन का काम है, इसी तरीके से भुजिया पापड़ का काम है। इन सब में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने छूटें दी है, ब्याज पे दी है, लागत पे दी है, तो उनका अगर उपयोग किया जाए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अलग अलग सब्जेक्ट पे कभी गोष्ठी रखें। एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल देता है। काफ़ी कुछ वक्ताओं ने अपनी अच्छी बात रखी। मकसूद जी ने एक बीकानेर के लिए अच्छी बात रखी। मैं मकसूद जी कहना चाहूँगा, आपका भी प्रयास रहा, अच्छी बात है। अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जो दो भागों में बांट देती। मैं इसका जीता जागता उदाहरण तो वसुंधरा जी बीकानेर आई थी और हमारे कलेक्टर थे शिखर अग्रवाल। उस टाइम में मैं बीजेपी जिला मंत्री था और वसुंधरा जी को, जिसमें सुभाष जी भी शामिल हुए, काफी व्यापारी वर्ग ने रखा कि मैम हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसका यदि रिजर्व हो जाता है तो बीकानेर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। तो मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट टाइम में कि उसके ऑर्डर हो गए थे। रात को 1 बजे अंडरब्रिज के लिए, जहां तक मेरा ख्याल है, ऑर्डर हो गए थे। वसुंधरा जी ने कह दिया था निश्चित रूप से, और शिखर अग्रवाल जी ने कर दिया, रोज सवेरे प्रेस में भी छपा था। गलत तो नहीं कह रहा मकसूद जी? हमारे कुछ व्यापारी, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं, हमारे स्वार्थ के पीछे, क्या पता हमारी दुकान खत्म हो जाएगी, हमारा अंडरग्राउंड खत्म। उस टाइम 100 करोड़ रुपए बाईपास के लिए क्या था, और आज 2024 चल रहा है और वो कोर्ट की शरण में चला गया। और अभी भी हमारे जाने माने वकील, हमारी एक अभी कोई पार्टी संगठन की मीटिंग चल रही थी, रघुनाथ जी मेरे पास उसमें मौजूद थे, जो उन्होंने शब्द का वो शब्द कोट कर रहा हूं कि यदि अंडरब्रिज बना या अन्य कोई बना बाईपास के अलावा मैं हाथ बना कर लूंगा। ये अभी लेटेस्ट की बात है। तो जब तक हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हैं, हम बीजेपी से बिलोंग करते बैठे हैं, हम सब मिलकर पार्टी को छोड़कर एक बीकानेर की जनता के लिए यह तय करें इस भाटे की समस्या का समाधान होना चाहिए। कैसे हो, क्या हो, वो आप पे है, सरकार पे, तब तो हो पाएगा। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का बजट भी युवाओं पे फोकस रहा। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, मेरी ख्याल से जितना मेरा अनुभव है, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कही होगी कि हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। निश्चित रूप से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि ये जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है असल में धरातल पर आए और युवाओं को रोजगार मिले। मुफ्त का बंद नहीं होगा तो कहीं न कहीं विकास में पीछे रहेंगे। ये जो मुफ्त वाली बात है वोट लेने की, उसमें सभी पार्टी शामिल है। मैं किसी पे एक पे आरोप नहीं लगाता हूं कि हमें कहीं न कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में हो, ये अच्छी बात है। बाकी आगे बढ़ाता हूं। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि गैस पाइपलाइन CMX का बहुत बड़ा हब है। कच्चा मेटेरियल हमारे यहाँ से मोरवी जाता है और मोरवी से टाइल तैयार होकर यहाँ आती है। निश्चित रूप से यदि गैस पाइप लाने आती है तो निश्चित रूप सिंह है और मैं इस देश का युवा हूँ। और इस बजट के ऊपर एक युवा की क्या सोच है वो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों में आपसे बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि युवा के लिए क्या किया। मैं बजट को बहुत पॉजिटिव वे में लेके चल रहा हूँ। युवा के लिए जो एक CSR एक्टिविटी की है
कि कंपनियों को उन्हें इंटर्नशिप के द्वारा लिया जाएगा। वो एक रास्ता है जिसके थ्रू अब लोग कंपनियों के अंदर आएंगे, युवा में रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा बजट के ऊपर कि हम इसे एक पॉजिटिव वे मिले। हम ये देखें कितना पॉजिटिव ये बजट आया हमारे लिए। जो पूरा बजट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया है, मैन्युफैक्चरिंग पे आया है। ये सब ऐसी चीज़ है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बनाती है। अगर इन चीज़ों पे सरकार जो है फोकस कर रही है तो मेरा यही मानना है कि भारत के विकास पे फोकस कर रही है। और अगर भारत का विकास होता है तो राजस्थान का विकास भी होगा, क्योंकि साथ में है, राजस्थान भारत के साथ है। और अगर राजस्थान का विकास है तो बीकानेर का विकास भी होगा। तो बस मैं यही दो बातें बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं पुखराज चोपड़ा। बात केंद्रीय बजट पे हो रही है और एडिटर एसोसिएशन ने सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया। एक पक्ष एक प्रतिपक्ष, पक्ष हमेशा उसको अच्छा बताएगा और प्रतिपक्ष हमेशा उसको खराब बताएगा। तो ये चलन अब आज से नहीं है, जब से ये लोकतंत्र शुरू हुआ है तब से ये चलन है कि प्रतिपक्ष को बजट खराब बताना है और पक्ष को बजट ठीक बताना। ये तो एक हम आज अखबारों को देखते हैं तो उसमें भी वो चाहे हम पढ़े या नहीं पढ़े, सीधे नाम से ही नज़र आ जाता है कि ये पक्ष में बोलेगा, ये प्रतिपक्ष में बोलेगा। पर जहाँ तक बजट की बात है, बजट से अपेक्षाएं बहुत होती है, पर कोई भी बजट अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता। खरा नहीं उतरने के पीछे बहुत सारी मजबूरियां भी है। अब इस बार कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की मजबूरियां हो कि वो बिहार को विशेष पैकेज दे, आंध्र को विशेष पैकेज दे, तो हमारे इनसे शायद कुछ कम आए। तो इससे भी संतोष करना चाहिए कि पॉलिटिकल मजबूरियां भी होती है। देखिए, जहाँ तक देश की बात है, लगातार हर बजट में हर सरकार ये चेष्टा करती है कि देश में अच्छे से अच्छा हो। वो होता है नहीं होता है वो एक अलग मैटर है। इस बार जो बजट के अंदर कई बातें कही गई है वो अप्रत्यक्ष रूप से है सीधे, जैसे 1 करोड़ किसानों को हर 2 साल में प्रशिक्षित करना प्राकृतिक खेती के लिए। ये आगे बढ़े तो ठीक है, पर ये घोषणा का रूप है, पर वो अभी जमीन पर नहीं है। जब आएगा तब पता चलेगा। दूसरा, सिंचाई के संसाधन बढ़ाने का। तीसरा, बाढ़ पे नियंत्रण करने का। तो मैं इसको यदि बीकानेर से जोड़कर देखूं तो उचित नहीं होगा। देश के लिहाज से यदि मैं देखूं तो आज मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात जो अभी पीछे रह गई है उसको भी आगे आना चाहिए था। देश के अंदर इंडस्ट्रियल हब को बढ़ावा देने के लिए और प्रयास होने चाहिए थे। जो इंडस्ट्री शिक हो रही है, यानी जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, या तो उसको किसी दूसरी इंडस्ट्री में परिवर्तन करने के लिए किसी सब्सिडी का प्रावधान आना चाहिए था, या फिर उसको दूसरे में कन्वर्ट करके उसे चालू किया जाना, क्योंकि ये इंडस्ट्री का बंद होना भी राष्ट्रीय संपत्ति का सीधा सीधा नुकसान है। तो ये अभी देखने को नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना का नाम दिया था नदी जल जोड़ो योजना। उस पर भी उम्मीद थी कि इस बार कुछ आएगा कि नदी जल जोड़ो योजना से 2 लाभ होंगे। एक तो हमारे पास सिर्फ 31% सिंचित भूमि है और 69% यानी 69% असिंचित भूमि है। तो उस असिंचित भूमि के अंदर उत्पादन बढ़ सकेगा और बाढ़ वाली जगह रुक सकेगा। अब आप इसको इस नज़रिए से देखिए। आप जब विकास की बात देखते हैं तो इसको इस नज़रिए से देखिए कि 1990 के अंदर हमारा बीकानेर क्या था, आज बीकानेर क्या है। तो इसकी जो मूल देन है बीकानेर की, इसकी जो जड़ में है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। नहर परियोजना आई, अनाज पैदा हुआ, किसान थोड़े समृद्ध हुए तो बाजार में खरीदारी आई, आपके दूसरे संसाधन बढ़े, आपका बाजार बढ़ा, आपके यहाँ व्यापार उद्योग बढ़े। नहीं तो एक सीधा सा लक्ष्य होता था किसी को महाराष्ट्र जाना है। प्रतिक्रिया और बजट पर हम चर्चा जो रखा है, निश्चित रूप से ये देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि एक स्थायी सरकार और स्थायी वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है लगातार। तो निश्चित रूप से उसमें अनुभव दिखाई दे रहा है, और अनुभव इस रूप में भी दिखाई दे रहा है कि 2 बड़े फैसले किए जो मुझे अच्छे लगे। एक तो रोजगार की तरफ
प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाकर बढ़ने की बात की गई है 500 कंपनीज के साथ में, ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, महंगाई कम करने के लिए जो मुफ्त राशन का जो वितरण है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई। जबकि अगर हम चुनाव पर आकर बात करें तो चुनाव में ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद मुफ्त राशन ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी, वो बंद नहीं हुई है। तो मेरी राय ऐसी है कि महंगाई में कुछ देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग है, वो ये उम्मीद करता है कि उसको रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध हो जाए, तो वो नहीं करना, सराहना करता हूँ मैं इसकी। और बजट पर जैसा सब एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चुनाव का असर था, तो बेरोजगारी जो एक बहुत मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दे को चाहे कहीं से भी आकर इनके पास आया, लेकिन उस मुद्दे को वित्त मंत्री ने एक्नॉलेज किया, इसके लिए हम सराहना करते हैं। दूसरी तरफ हम एक देखते हैं कि इसी लास्ट सरकार के टेन्योर में हमने एक बहुत बड़ा पैंडेमिक कोविड के रूप में झेला था। उसमें एक अनुभव हमारा सामने आया कि सरकार निरंतर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, पब्लिक सेक्टर लगातार कमजोर होते जा रहा है, जो अच्छा नहीं है। आप देखिए कोविड के टाइम में जितना अच्छा काम पब्लिक सेक्टर की कंपनीज ने किया, और आज अगर देश की आज़ादी के बाद से अभी तक की नींव पर भी हम गौर करें, देश को मजबूत करने का काम जो प्राइवेट सेक्टर PSUs ने किया है, वैसा शायद प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं कर पाता। ये देश का पहला बजट होता तो मुझे लगता है कि आज हम इतने मजबूत नहीं हो पाते। प्राइवेट सेक्टर मजबूत होता है तभी देश आगे बढ़ता है, उसमें रोजगार के अवसर आते हैं और R&Ds होती है। आप देखिए इजराइल R&D पर 4% खर्च कर रहा है और भारत 0.6 ऐसा कुछ परसेंटेज है, बहुत थोड़ा सा है, जबकि इजराइल की अर्थव्यवस्था हमसे बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। हम सिलसिलेवार भी देखें तो हमसे ज़्यादा खर्च करने वाले बहुत सारे देश हैं। तो किसी भी देश में नीचे स्तर पर रिसर्च और एनालिसिस से ही देश आगे बढ़ता है। अनुसंधान चाहे व्यापार में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अनुसंधान देश को आगे बढ़ाता है। अनुसंधान पर भी एक ऐसा ही, जैसे 500 कंपनीज को एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, ये आरक्षण का भी एक अच्छा तोड़ है, रिजर्वेशन का भी बहुत अच्छा सा तोड़ इसमें किया गया है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, सरकार को इस तरह से प्रयास करने चाहिए कि R&Ds को बढ़ा दे। छोटे से छोटी अगर SMEs को अगर R&D के लिए कुछ बजट एलोकेट करेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। राजस्थान के बजट की भी साथ साथ चर्चा हो रही है। राजस्थान में फूड के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, फूड इंडस्ट्री से संबंधित। राजस्थान में जो कैप 50 लाख की है सब्सिडी की, वो यूपी में 5 करोड़ है, जबकि फूड में हम लोग यूपी से कहीं भी शेयर देखें तो बीकानेर, राजस्थान बहुत ग्रोइंग स्टेट है फूड इंडस्ट्री के लिए। तो उम्मीद थी कि यहाँ पर कैप 50 लाख की बढ़कर कुछ आएगी, लेकिन बढ़कर नहीं आई। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, वुलन इंडस्ट्री की, हमने लगातार अनेक मंचों पर 3 डिमांड उठाई थी। एक तो बीकानेर ऊन में एक बहुत विश्व में विख्यात स्थान है। इसका कारण यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक रूप से हम समृद्ध हैं, इसलिए बीकानेर में ऊन का काम हो रहा है। ऊन को बढ़ावा देने के लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया था कि चारागाह को विकास करने के लिए ग्रेजिंग लैंड, चारागाह, बहुत ही बढ़िया काम किया गया। स्टार्टअप पे एंजल टैक्स को खत्म किया गया है। ये बहुत काफ़ी समय से डिमांड की जा रही थी कि स्टार्टअप जो नई टेक्नोलॉजीज, नए इनोवेशंस मार्केट में आ रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ किया जाए। तो जो इस पे एंजल टैक्स लगता था उसको ख़त्म किया गया है। ये बहुत ही एक बढ़िया काम किया गया है, जिससे जो नए युवा हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, सोने और चांदी पे जो कस्टम ड्यूटी कम की गई है, तो कस्टम ड्यूटी कम की गई है, उससे मध्यम वर्गीय परिवारों को थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरत है खुद को एक लेवल तक लाने की, खुद को सक्षम बनाने की, कि जो चीज़ है हमारे पास हम उसको बेहतर बनाएं। जो हम बांट रहे हैं उस बांटने को रोक के खुद को इस सक्षम बनाएं कि हम अपना जीवन यापन उसमें कर सकें। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी देखी गई है कि जो स्किल्ड युवा है या जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनको सक्षम बनाने के लिए कुछ और काम किया जा सकता था। अभी हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैठे थे तो वहाँ पर ये बात चल रही थी। फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मैं राजस्थान बिजनेस को हेड करता हूँ।
हमारे धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज़ जो भी रिसेंटली हम लोगों ने बीकानेर में खोला है, वो हमारा सबसे बड़ा चैनल पार्टनर है और आने वाले टाइम पे और बड़ा बनेगा। तो मैं इस इंडस्ट्री में 12 साल से हूँ सर। इंसान की दो तरह की प्रवृत्ति होती है, आप जब उसको अच्छा सिखाओगे ना तो वो गलत ही सीखेगा। तो किसी भी शेयर ब्रोकर कंपनी ने या किसी भी शेयर बाजार के लोगों ने किसी को नहीं बोला है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाओ और पैसा गवाओ। हम हमेशा सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग ये जानते होंगे कि आप अगर बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करो तो सबसे पहले वो वही करता है कि मुझे मना क्यों कर रहा है, राइट। तो हमेशा शेयर बाजार को देखने के दो तरीके हैं। हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और जब हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आज मैं आप लोगों को एक डेटा बताता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोग बचत नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। भारत के अंदर 2017 में 3500 करोड़ रुपया SIP बुक हुआ करता था, यानी हर साल 3500 करोड़ रुपया भारत में ज़्यादा था थ्रू म्यूचुअल फंड्स SIP 1000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। जो लोगों की बचत है उसका पैटर्न बदल चुका है। आज लोग FD में जिसमें 30% का टैक्स, 10% का TDS लगता है, वो छोड़ के ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल में जा रहे हैं जहाँ पे रिटर्न भी डबल डिजिट में है और टैक्सेशन भी कम है। भारत प्रगति करेगा, ऑब्वियसली जिस एसेट क्लास में प्रगति करेगा वहाँ टैक्सेशन आएगा। अभी 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। मैं आप लोगों को बता दूं, US में यही टैक्स 25% लगता है, और हो सकता है अगले 10 साल बाद आप लोग को ये टैक्स लगे। बट ये ध्यान रखिए, आप जो भी टैक्स पे कर रहे हैं वो प्रॉफिट में कर रहे हैं, राइट। तो जब आप कमाएंगे तो आपको टैक्स देने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में अभी भी 90% लोग टैक्स नहीं भरते हैं, कमाते ज़्यादा हैं, राइट। दूसरा, इस बजट से मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट में बताता हूँ, जो STT का ये जो डिसीजन लिया है सरकार ने, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की, आप चाहते हो किसी चीज़ को कम किया जाए तो आप उसको बंद कर दो, आप उसमें बैन लगा दो। टैक्स लगाने से उनकी इनकम तो